बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपको कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएं तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर होगा, वहां आपको मिल जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अब्दुल्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 एरर्स वर डिस्कवर्ड। कि अब्दुल का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया गया तो उसके बाद 2 गलतियां जो थी वो सामने आई। व्हाट वाज द आई मीन टू से व्हाट वर द एरर्स, लेट्स सी। द परचेज ऑफ ए मशीन ऑन क्रेडिट $5,000 वाज ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट। कि हमने एक मशीन ख़रीदी। मशीन नॉन करंट एसेट्स होता है। आपको नॉन करंट एसेट आपको पता है, हर वो एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाया वो नॉन करंट एसेट कहलाता है। तो मशीन आपने जब ख़रीदी $5,000 की, वो ओमिटेड हो गई, रिकॉर्ड होने से रह गई। तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लें। ये क्रेडिट आपने ख़रीदी है तो मशीन को डेबिट कर देंगे और पेएबल लाइबिलिटी है इसको क्रेडिट कर देंगे $5,000 से। ये एंट्री आपने पास कर ली। अगला कहता है द परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल। एक मोटर व्हीकल आपने ख़रीदी है, अगेन नॉन करंट एसेट से। $15,000 का वाज एंटर्ड इन एरर इन द मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट। मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट में आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। तो जब आप इसको सही करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? मोटर व्हीकल को डेबिट करते हैं $15,000 से और मोटर व्हीकल रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें $15,000 से। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि 2 नॉन करंट एसेट्स आपके एक तो रिकॉर्ड ही नहीं करा आपने मशीन $5,000 का, और एक आपने रिकॉर्ड गलत कर दिया एक्सपेंस के अंदर। तो अब क्या हुआ सही करने से कि ये नॉन करंट एसेट्स 20,000 से आपके इंक्रीज़ हो गए। देखिए ये आपने डेबिट किया है और मोटर व्हीकल को आपने डेबिट किया, ये इंक्रीज़ हो गए। ऑन द अदर एंड एक एक्सपेंस आपका क्रेडिट हुआ। एक्सपेंस आपको पता है क्रेडिट होने का मकसद है कि प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। और एक पेएबल आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा था। पेएबल जो है वो कहाँ होता है? पेएबल वर्किंग कैपिटल में जाता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मकसद है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब ये करंट लाइबिलिटी 5,000 की रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। आपने जब इसको रिकॉर्ड करी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा आपका? वर्किंग कैपिटल आपका कम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्यों कम होगा? आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब फर्ज कर लेते हैं कि करंट एसेट्स 50,000 के थे और करंट लाइबिलिटीज़ $45,000 की थी। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? $5,000। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि करंट एसेट्स तो वही 50,000 रहे, ये बढ़ के कितने हो गए? ये 48,000 बढ़ गए। तो अब कितना हो जाएगा वर्किंग कैपिटल? देंगे 2,000 कम हो गया। तो करंट लाइबिलिटी को अगर आप बढ़ा देंगे तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये जो एरर्स जब हमने इनको करेक्ट किया तो इसके 2 इम्पैक्ट आए। एक नॉन करंट एसेट्स 20,000 से बढ़ गया आपका और वर्किंग कैपिटल 5,000 से कम हो गया। कहता है कि व्हाट इफेक्ट विल करेक्टिंग दीज एरर्स हैव ऑन द नॉन करंट एसेट्स एंड द वर्किंग कैपिटल। के नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल पे इन गलतियों को सही करने का इफेक्ट क्या हुआ। तो आके देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हुए 15,000 से, इनकरेक्ट 15 इनकरेक्ट, इंक्रीज 20,000 बिल्कुल सही है, और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज 5,000 बिल्कुल सही है। तो सी चॉइस आपकी जो है इसके अंदर करेक्ट है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स 20,000 से बढ़ गए आपके, एंड ऑन द अदर हैंड वर्किंग कैपिटल वाज रिड्यूस और डिक्रीज बाय $5,000। कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट। के कंट्रोल अकाउंट को मेंटेन करने का क्या फ़ायदा होता है। तो कंट्रोल अकाउंट को मेंटेन कर, मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखें तो उसके अंदर ये सवाल पहले भी आया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं लेक्चर्स में कहता रहता हूँ कि जो प्रैक्टिस है उसके लिए सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो पास पेपर्स हैं। आप जितना पास पेपर्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, एग्जामिनर की कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं, वो आपको करवा रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट, and the more confidence you get, the more paper will be more easy for you and you will be getting A+ easily। तो बेस्ट ये है कि आप प्रैक्टिस करें।
कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं? कंट्रोल अकाउंट का मकसद ये होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इज़ दैट कि एक होते हैं इंडिविजुअल लेजर्स आपके, लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ कराची इलेक्ट्रिक। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की एग्जांपल्स लें जिसकी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी कर रहे हैं घर पे, आप देखें कितने लोग हैं, मिलियंस लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इन सब को बिल आता है, आपको भी बिल आता है। तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास है, लेकिन ये मिलियंस अकाउंट जो हैं ये इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट हैं। और अगर ये इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट्स में चीज़ें भी हो रही होती हैं, इसमें गलतियां भी होती हैं, इसकी मिस्टेक्स हैं वो भी सही होती हैं, बाज़ औक़ात बिल गलत आ जाता है, आप जाके उसे सही कराते हैं, तो ये सब हो रहा होता है, ये इंडिविजुअल लेजर्स में आपके अकाउंट में हो रहा होता है। लेकिन ये जो मिलियंस जो कस्टमर्स हैं इनके अकाउंट्स को अगर जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बैठेगी और ये सबको इंडिविजुअल अगर देखना शुरू करते हैं तो फिर ये फारिग हो जाएंगे, इतना टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक तो ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है, पूरे ERP मॉड्यूल हैं, पूरे ओरेकल है, सेप है, उसके ऊपर ये इंटीग्रेटेड होते हैं सारे के सारे, कि जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो तो मेंटेन हो ही रहे होते हैं, फिर एक कंट्रोल अकाउंट होता है कि इन सब का टोटल उठ के एक जगह चला जाता है। वो जो कंट्रोल अकाउंट होते हैं उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है एक तो फ्रॉड से बचने के लिए। फ्रॉड ये है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स अगर प्रॉपर तौर पे कंट्रोल अकाउंट के टोटल्स और इंडिविजुअल कस्टमर्स के टोटल्स जो हैं वो अगर टाई बैक नहीं हो रहे हैं तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम। फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो समटाइम्स फ्रॉड भी निकलता है। इंडिविजुअल जो एरर्स होते हैं वो तो इन्हीं अकाउंट्स के अंदर सही हो रहे होते हैं। कंट्रोल अकाउंट के बेसिक दो पर्पज़ होते हैं। एक पर्पज़ ये होता है कि फ्रॉड को, रिस्क को मिनिमाइज़ करना, ताकि हमें पता चले कि यार इतने बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इनका टोटल सही है। जो बंदा बैठा हुआ इंडिविजुअल कस्टमर्स के अंदर एंट्रीज़ कर रहा है जिन डॉक्यूमेंट से, यही तमाम डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं उस आदमी के पास या उस फंक्शन के पास जो ये कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है। तो इसलिए फ़्रॉड के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। एरर्स वगैरह जो हैं वो तो इंडिविजुअल लेवल पे के ऊपर सही हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जो इंडिविजुअल लेजर्स के जो टोटल्स हैं वो टाई बैक होने चाहिए कंट्रोल अकाउंट से। तो ये दो बेसिक पर्पज़ होते हैं इसके। हम पढ़ते हैं क्या कहता है, कहता है एक्ट एज ए डिटरेंट। डिटरेंट समझते हैं ना, डिटरेंस है अगेंस्ट फ्रॉड एज दे प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट चेक। एक इंडिपेंडेंट चेक होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। द पीपल हु आर मेंटेनिंग द इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट्स आर सेपरेट फ्रॉम द पीपल हु आर मेंटेनिंग द कंट्रोल अकाउंट्स। सो दे बोथ भी, आई मीन टू से, लुकिंग एट द जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसको देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, तो एक इंडिपेंडेंट चेक होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दे इंश्योर ऑल एरर्स आर डिस्कवर्ड इन द परचेज एंड सेल्स लेजर। ये इनकरेक्ट है कि लेजर में ये इसका पर्पज़ नहीं होता कि तमाम एरर्स को इंश्योर करें कि सब सही हो गया है। तीसरा ये है कि दे प्रोवाइड टोटल्स ऑफ ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। ये बिल्कुल सही है कि टोटल आपको पता चल जाता है जिसकी मदद से फिर आप ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में आसानी होती है। तो 1 और 3 अगर हम कहें तो करेक्ट है, और बी चॉइस में लिखा हुआ है 1 और 3 ओनली। तो 16 के अंदर अगर हम देखें तो बी चॉइस हमारी जो है वो सही होती है, इसको हमने कर लिया। कार्लोस इज़ प्रिपेयरिंग हिज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। के कार्लोस जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अपना बनाता है। वेयर विल ही ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रा एंट्रीज, कि कहाँ से उसे कॉन्ट्रा एंट्रीज मिलेंगी। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है? आई हैव टोल्ड यू बिफोर। से फॉर एग्जांपल यू हैव ए गारमेंट शॉप and you buy some garments from a supplier, and you buy garments from different suppliers. So या supplier, जिससे आपने एक supplier ऐसा है कि वो आपके पास आता है और उससे माल आप ख़रीद रहे हैं, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस को डेबिट कर देंगे और ट्रेड पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। से फॉर एग्जांपल 5000। वो जो टोटल आपके जो डिफरेंट सप्लायर से आप माल ख़रीदते हैं, उन्हीं में से एक सप्लायर ऐसा है कि जो आपकी शॉप पे आता है, उसे कुछ आपकी शॉप से कुछ पसंद आता है और वो कहता है कि यार मुझे ये आप दे दें, तो वो आपसे कुछ लेकर जाता है। तो फिर क्या होगा? आप ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 2000 से और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब आपने माल बेचा उसको। तो आपको सप्लायर से लेने कितने पैसे हैं? 2000। पेमेंट कितनी है? $5000 की। तो अब आप क्या करेंगे? आप पेमेंट के 5000 करके हाथ के हाथ नहीं लेंगे, तो आप क्या करते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं जनरल जर्नल के अंदर। ये जनरल जर्नल क्या होता है? जहां आप एंट्रीज़ वगैरह अपनी पास करते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री से हट के जो जितने ट्रांजेक्शन्स हैं, जब आप यहाँ लेकर जाते हैं
तो उसमें से कॉन्ट्रा एंट्री क्या पास होगी, जैसे इस वाले केस में हम देखें तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड पेएबल को डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 2000 से। तो जब कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए हम जाएंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री हमें कहाँ से मिलेगी, याद रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री आपको जर्नल से मिलेगी, कैश बुक से नहीं मिलेगी, क्योंकि कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, पैसा लिया पैसा दिया आपने। परचेज़ लेजर के अंदर भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि परचेज़ लेजर में तो क्या होता है, जितनी चीज़ें आप क्रेडिट परचेज़ करते हैं वो परचेज़ लेजर के अंदर आप ले जाते हैं उठा के, और सेल्स लेजर जो है उसके अंदर भी आप यही करते हैं। तो बल्कि परचेज़ लेजर के अंदर ट्रेड पेएबल आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और सेल्स लेजर के अंदर ट्रेड रिसीवेबल को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री आपको जर्नल से मिलेगी। तो चॉइस बी 17 के अंदर हमारी राइट चॉइस है। 18 के अंदर आते हैं, जूली बॉट गुड्स फ्रॉम ए सप्लायर। जूली ने सप्लायर से माल ख़रीदा $650 का। शी आल्सो पेड $75 टू हैव द गुड्स डिलीवर्ड, और $75 जो है इस गुड्स को डिलीवर्ड करने में लगे। तो 650 ये, इसमें 75 को आप प्लस कर दें उठा के, जो माल आपको कैरिज इनवर्ड जिसे हम कहेंगे, 650 प्लस 75 यू गेट 725। ये $725 की आपको पड़ी। कहता है द गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर $825, कि ये गुड्स एक्सपेक्टेड है कि $825 के अंदर बिक जाएंगी। तो $825 की इसकी सेलिंग प्राइस है। कहता है एट विच वैल्यू शुड दीज गुड्स बी इंक्लूडेड इन जूलीज ईयर एंड इन्वेंट्री, कि जूली की ईयर एंड इन्वेंट्री जो है वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। तो देखें लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के ये एक फार्मूला, एक प्रिंसिपल है जो आपको पता होना चाहिए कि लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के इन्वेंट्री हमेशा लोअर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होती है। एक्सपेक्टेड जो माल बिकेगा, अगर ये वैल्यू कम हो जाती है हमारी, मिसाल के तौर पे ये अगर 700 आती है, क्योंकि हमारे पास तो कॉस्ट है $725 की, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी 700 होती तो फिर हम कम वैल्यू अगर आती तो फिर कम वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते, लेकिन हमारी इस वक्त कॉस्ट कम है तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 725 पे जो हमारे पास आई है। तो चॉइस बी हमारी जो है वो हमारी सही चॉइस है 18 के अंदर। और इसमें आप ये याद रखिएगा लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि जिस वैल्यू पे रियलाइज़ होगी, तो रियलाइज़ की एक्सपेक्टेड तो 825 है, ये ज़्यादा है। लोअर फिर 725 है, तो 725 पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। 19 में आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ ट्रेडर पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ $1,800। एक ट्रेडर ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया $1,800 का। तो $1,800 को इफ़ आई डिवाइड बाई 12, एनुअल मीन्स 12 मंथ्स, तो 1,800 डिवाइडेड बाई 12 आई गेट 150 पर मंथ। 150 पर मंथ। कहता है विच एंट्री will be recorded in traders statement of financial position at 31st December 2018। 31st December 2018 को ट्रेडर अपने पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा। तो 1 अप्रैल को हमने ये पे किया था। इफ़ आई काउंट द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल टू December 31st 2018 आई गेट 9 months। 9 months आई use the insurance, this is my expense, and rest of the 3 months this is my prepaid, my asset, receivable। तो 9 months means 150 multiplied by 9 is equal to 150 per month multiplied by 9 is equal to 1,350, and rest of the 3 months which is my asset 150 multiplied by 3 is equal to $450। ये वो इंश्योरेंस है 450 का जो मुझे नेक्स्ट ईयर के अंदर भी बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस मैंने 12 मंथ्स के लिए पे किया है। 9 मंथ्स एक्सपायर्ड हो गए हैं, वो एक्सपेंस बन गया। बाकी 3 मंथ्स $450 मेरा एसेट है जो रिसीवेबल है। तो मैं क्या करूँगा, अदर रिसीवेबल रिकॉर्ड करूँगा। अदर पेएबल इनकरेक्ट, अदर पेएबल इनकरेक्ट, अदर रिसीवेबल $450 इज़ करेक्ट। 450 मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई कि ये वो 3 महीने का इंश्योरेंस है जो मुझे नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट पहुंचाएगा। दिस इज़ माय एसेट। एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू
which is going to provide you economic benefit is called your asset. तो ये अदर रिसीवेबल में $450, तो 19 का सी चॉइस जो है हमारी करेक्ट है। हम 20 में आते हैं, व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज टू ए सोल ट्रेडर फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप विद अनदर ट्रेडर, कि क्या डिसएडवांटेज है एक सोल ट्रेडर को जो दूसरे एक ट्रेडर के साथ पार्टनरशिप में जा रहा है। लॉसेज विल बी शेयर्ड, ये तो और अच्छी बात है, तो ये तो डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि बिज़नेस लॉस में जा रहा है तो अच्छा है कोई पार्टनर आ जाए और वो लॉसेस भी शेयर करे आके। मोर कैपिटल विल बी अवेलेबल, ये तो एडवांटेज की बात है। एडवांटेज इसलिए कि ज़्यादा कैपिटल होगा तो नए प्रोजेक्ट्स होंगे, माल आएगा, माल बिकेगा, तो ये भी डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड, दिस इज़ द होल डिसएडवांटेज, कि भाई अब जो कुछ कमाएंगे आप वो शेयर होगा, तो ये डिसएडवांटेज है आपका। रिस्क विल बी शेयर्ड, ये तो अच्छी बात है कि अच्छा है रिस्क शेयर हो, लेकिन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड जो है वो एक्चुअली हमारा डिसएडवांटेज है कि अब जो हम कमाएंगे वो शेयर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपने देखा कि उसकी राइट चॉइस जो थी 20 की वो सी थी। तो यहीं हम इस लेक्चर को रोकते हैं, ताकि जो कुछ पढ़ा आपने उसको आप प्रैक्टिस करें, उसके कंसेप्ट्स भी आपकी समझ में आ जाएं, और इसमें अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। होप आपकी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं उसको अपने दोस्तों तक भी फैलाएं। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है, पास पेपर्स का जो पड़ा हुआ है, कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर से लेके 2018 तक पेपर 2 आपको मिल जाएगा। पेपर 1 ये मैं करा रहा हूँ, लास्ट पेपर्स भी मैं सब करा चुका हूँ, वो मिल जाएंगे। रिकवरेबल डेट्स के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वो मिल जाएंगे। करेक्शन ऑफ एरर्स के ऊपर आपको मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर लेक्चर है। लॉट ऑफ द थिंग्स यू फाइंड ओवर देयर एंड दैट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिस। और मैंने बहुत डिटेल्ड से कंसेप्ट्स के साथ ये चीज़ें कराई हैं, तो अगर आप ये सिर्फ कर लेते हैं, ये पेपर्स उठा के इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंशाल्लाह आपको ए प्लस लाने से रोके इंशाल्लाह। तो इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों तक भी इस नॉलेज को जो हम कर रहे हैं, और इट्स ऑल फ्री, कि सब फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो भी आप लिखें, हम स्पेसिफ़िकली उसको भी फिर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, पर इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।